अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के दिन देखा जा रहा है वो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। जी हां, आज के दिन यूनाइटेड नेशन की और पाकिस्तान की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस जारी है जेनेवा के अंदर। ये 1 डे कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान में जो एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड आया जिसने बहुत ही ज़्यादा मेस कर दिया लास्ट ईयर, जिसकी वजह से अभी तक हमारी जो एक रिहैबिलिटेशन का काम है या फिर हम कह सकते हैं कि कारोबारी जो इशूज़ हैं वो अभी तक हम उससे कुप अप नहीं कर पाए। तो ये इश्यूज़ को कर्टेल करने के लिए, इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, और ख़ासकर जो पाकिस्तान ने ये फ्लड सहा है वो एक्चुअली पाकिस्तान की वजह से नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन इमिशन है, जो पूरी दुनिया के अंदर इश्यूज़ हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, वो एक्चुअली पाकिस्तान को हर्ट करता हुआ दिखाई दिया। अब मौसमियाती तब्दीली है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इससे बचने के लिए काम किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान में जो डैमेज हुआ है, यानी कि जो एक इन्वायरमेंटल डैमेज कॉस्ट होती है, वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। इसको ऑब्वियसली जो है वो इसको पूरी दुनिया ने देखा भी, और आज की कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को ये मैसेज भी गया है कि पाकिस्तान को नीड है। पाकिस्तान की तकरीबन अगर आप ये देखें कि 33,000 लोग, यानी कि 33 मिलियन लोग जो है वो अभी इससे हर्ट हुए हैं। तकरीबन 1,500 से ज़्यादा की अमवात हुई हैं, यानी कि अगर आप इसको ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि 80% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कनाडा अगर वो रोड पे आ जाए या फिर वो ऐसे खुले आसमान तले बैठ जाए, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में कितना डैमेज हुआ है। सो ये एक्चुअली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और इससे यकीनन पाकिस्तान को मदद भी मिलेगी। पाकिस्तान इस बात की यकीन दहानी भी करवाएगा कि आने वाले दिनों में जो ये काम होगा उसके ज़रिए आइंदा जो मौसमियाती तब्दीली हो उससे बचा जा सके। तो आज के दिन हम ये डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा ये देखा जाए कि कुछ जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई है तो वो गलत नहीं होगा। वो आज के दिन हम तकरीबन ये समझ सकते हैं कि $7.5 बिलियन अबव फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान को मिलेगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक फाइनेंस बैंक और तमाम वो इदारे USAID के हवाले से देखें या डिफरेंट कंट्रीज़ जो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अपने पाँव पर खड़ा हो, और ये भी चाहते हैं कि जो डैमेज हुआ है, लॉस एंड डैमेज जो एक्चुअली हुआ है, वो पाकिस्तान की गलती नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो एक कार्बन प्रोडक्शन है उसका इम्पैक्ट आया है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? ओपन रही मार्केट 41,007.52 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 41,074.73, लोअर वाज 40,436.82 एंड फाइनली क्लोजर 40,504.76। यानी कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन देखा गया है मार्केट के अंदर। रेड ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस 502.76 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली 163.93 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन है 18.03 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड 6.89 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.06 के डिक्लाइन के साथ। 13.75 पे क्लोजर, 17.57 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। PPL सेकंड स्कॉर पे 2.94 का गेन, 78.99 पे क्लोजर, 13.97 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सैनर्जी थर्ड स्कॉर पे 0.14 का डिक्लाइन, 3.91 पे क्लोजर, 12.37 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन तीनों ही आप सेक्टर देख सकते हैं कि ENP से ताल्लुक है और साथ साथ रिफाइनरी के स्क्रिप्ट्स भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ENP के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। इट मींस कि ऑयल जो है वो इंटरनेशनली इम्पैक्ट भी कर रहा है। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें जो खासकर अट्रैक्शन देखी जा रही है मार्केट के अंदर वो है ENP सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन की जो एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस चल रही है जेनेवा के अंदर, इसके क्या की पॉइंट्स हैं, क्या की नोट्स हैं और जो एजेंडा के अंदर शामिल चीज़ें हैं वो क्या क्या होंगी। साथ साथ IMF के से जो डेलीगेशन है उससे भी मीटिंग का इम्कान है। कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है, इसहाक डार साहब भी एड्रेस कर चुके हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान के साथ बीती है पिछले साल जो फ्लड का इम्पैक्ट हुआ है, साथ साथ जो हमारी एक सेंसिटिविटी थी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिस्कस हुई है। तो ऑब्वियसली आज क्या आउटकम होगा वो हम आपको लम्हा मलम्हा बताते
बताते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जो एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है उनकी राय भी दरकार है। उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो बाकायदा आप दोनों को वेलकम करते हैं और बड़ा ही एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की भी कॉन्फ्रेंस जारी है और पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट होगा। मैं मियां जाहिद साहब आपसे स्टार्ट करूँगी प्रोग्राम का। क्या समझते हैं आप कि यूनाइटेड नेशन में जब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आया एंटोनियो गुटेरेस और उन्होंने देखा कि एक्चुअली पाकिस्तान किस डिज़ास्टर सिचुएशन से गुजर रहा है, तो आप समझते हैं कि ये आसान हो गया पूरी दुनिया को बताना? अगर हम बताते तो शायद वो ना समझते। देखिए, बात यह है कि नंबर एक तो ये जो आफत आई हमारे ऊपर, अब इसको 4 महीने होने को आ रहे हैं, 4-5 महीने, और ये दुनिया की बहुत बड़ी आफत थी और शायद दुनिया ने ऐसी आफत पहले कभी ना देखी हो, जिसमें तकरीबन को 33 मिलियन पीपल जो हैं वो उसमें मुतासर हुए। कोई 8 मिलियन के करीब लोगों के घर से बेघर हो गए, उनके घर तबाह बर्बाद हो गए। कोई 8,000 किलोमीटर के करीब सड़कें हमारी जो है वो तबाह हो गई, 3,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक तबाह हो गया और 1700 के करीब जो हैं औरतें, बच्चे, मर्द जो हैं वो उसमें जाम भाग हुए। और वो पानी अभी तक बहुत सारे इलाकों में खड़ा हुआ है और बड़ी कोशिशों के बावजूद भी उसको, चूँकि सी पानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो पानी वहाँ खड़ा है। अच्छा, अब ये आफत जो है आज पाकिस्तान ने उसका सामना किया, कल को कोई और मुल्क कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये जो कार्बन रिलेटेड ये है और क्लाइमेट रिलेटेड ये आफत है, ये किसी भी मुल्क में आ सकती है। अच्छा, अब जब दुनिया ने इस चीज़ को देखा अपनी आंखों के साथ और पाकिस्तान का एक बड़ा जिम्मेदाराना रोल रहा है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें वज़ीर ख़ारजा हमारे जो जवान साल बिलावल साहब हैं, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। फिर शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से एक उनकी शोहरत है शहबाज स्पीड के हवाले से और एक मुखलिस इंसान के हवाले से, जो डेंगी के हवाले से उन्होंने एक अपना इमेज बनाया कि किस तरीके से उस चीज़ों को टैकल और हैंडल करते हैं, तो ये सारी चीज़ों ने मिल के एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। फिर उसमें इन्होंने उनको इनवाइट किया। देखिए, एक बड़ी वाइज मूवमेंट थी गवर्नमेंट की कि उन्होंने उनको बुलाया, अपना सेक्रेटरी जनरल जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, फिर उनको सारा वो दिखाया, उन्होंने अपनी आंखों से जाकर देखा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया। अच्छा, अब वो जो मैसेज गया तो उसको ज़ाहिर है कि आपने इन्हीं चीज़ों को आगे हाईलाइट करना होता है और इसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, तो वो उन्होंने किया और उसके नतायज आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कोई $16 बिलियन का ब्रीफ बनाया था कि जी हमें जो इमीडिएटली 3 साल में, वैसे तो हमारा जो लॉस है वो तकरीबन $30 बिलियन है जो हमारा ओवरऑल लॉस है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी जो ब्रीफ बनाया था वो कोई $16 बिलियन का था, जिसमें पाकिस्तान ने ये कहा था कि 8 बिलियन हम देंगे और 8 बिलियन जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें प्लेज करे। तो उसमें मैं देखता हूँ कि जो ओवरऑल पाकिस्तान में एक डिप्रेशन का माहौल है और पाकिस्तान में एक हर चीज़ में हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तान की किसी कामयाबी को कभी भी हम एक्नॉलेज नहीं करते, तो उसके बावजूद इस सारे माहौल में बड़ी, मैं समझता हूँ, खुशाइन बात है कि तकरीबन $8 बिलियन के प्लेजेस आ गए हैं और उन इदारों से आए हैं कि जो बड़े बड़े इदारे हैं। फॉर एग्जांपल जो अपना आपने देखा इस्लामी तरक्याती बैंक जो है 4.2 बिलियन डॉलर, वर्ल्ड बैंक $2 बिलियन, फ्रांस ने 10 शायद $1 करोड़ और US एड का $10 करोड़, चाइना ने भी दिया है, इस तरह जापान और जर्मनी, ये सब मिला के तकरीबन कोई $8 बिलियन की हमें प्लेजेस अभी तक हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि शायद इससे भी हम क्रॉस कर जाएंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी या जो हमारी डिमांड थी वो 8 बिलियन की थी, 8 हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। तो ये समझता हूँ मैं कि जी पाकिस्तान की बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जितना भी फंडिंग होगी ये बिल्कुल शफाफ होगी, इसका जो खर्च होगा ना उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कोई किरदार होगा ना डोनर्स का कोई किरदार होगा, इसमें थर्ड पार्टी जो है वो आके ये सारा काम करेगी। तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर ट्रांसपेरेंसी भी होगी, उसके ऑडिट सिस्टम भी होंगे, जब वर्ल्ड बैंक उसमें होगा और इस्लामी तरक्याती बैंक होगा, इस तरह से बड़े बड़े जो इदारे होंगे दुनिया के जिनको ये काम का तजर्बा भी है, और टॉप ऑफ दैट यूनाइटेड नेशंस। तो जब ये सारे इस तरीके से काम होगा तो मैं समझता हूँ कि एक तो काम बड़ा क्वालिटी वर्क होगा
फिर हमें जो मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत होगी वो भी हमें मिलेगी, और फिर ये कि आइंदा जो हमें जो उसमें फियर्स हैं या जो दोबारा इस किस्म की आफत के आने के इम्कानात हैं, तो उसके लिए क्या हमें तदारुक करने चाहिए, उसके लिए भी मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इसमें होगा। जी, मैं ज़फ़र पराचा साहब से भी इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ। ज़फ़र साहब, जाहिद साहब ने 2-3 चीज़ें बड़ी अनफोल्ड की हैं, मैं पूछती चलूँ। सबसे पहले जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है उनसे काम कब तक शुरू होगा, यानी कि वो मिल गई हैं या फिर मिलनी है, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कब तक मिलेंगी, किस्तों में मिलेंगी या उसको प्रॉपर्ली हमें दिया जाएगा, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा। और दूसरा ये कि जो बात की इन्होंने कि हम बड़े पेसिमिस्टिक हो गए हैं, हम पाकिस्तानी किसी चीज़ को सराहते नहीं हैं, तो वो कुछ लोग हैं या सभी ऐसे हो गए हैं, ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। देखिए जनाब, बात यह है कि जो आपने कहा कि ये पैसे हमें कब तक मिलेंगे, तो एक तो ये 3 साल का प्रोग्राम है और इसके अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो हर क्वार्टरली या 6 मंथली हमको मिलेंगे। ठीक है। और जहाँ तक बात है कि इसमें कौन कौन लोग होंगे, तो इसमें गवर्नमेंट भी होगी, NGOs भी होंगी, और जो जैसे यूनाइटेड नेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे और उनको होना चाहिए, ताकि जैसे कि अभी सेक्रेटरी जनरल आए, उन्होंने अपनी आंख से देखा और देख के बाहर जाके बताया। बच्चे पैदा हो रहे हैं, खुला आसमान पे बैठे हैं लोग, कितना मुश्किल है सर। ये विंटर सीजन भी स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा एक खून जमाने वाली सर्दी अब आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने जाके, मैं समझता हूँ कि हमारे हुकूमत की वजह से, वज़ीर ख़ारजा बिलावल की वजह से, प्राइम मिनिस्टर साहब की वजह से, जो वो आए यहाँ और उनको उन्होंने दौरा कराया, तो उन्होंने बेहतर तौर पे हमारा केस वहाँ प्लीड किया है। तो यही वजह है कि अगर हमने 8 बिलियन मांगे थे तो हमको 8 बिलियन ये आ गए और मज़ीद आने की तवक्को है। तो मेरा भी कहना यही होगा कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक जॉइंट टीम होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारे इदारे हों और हमारी गवर्नमेंट हो, डोनर भी हों, ताकि उनको यकीन हो कि ये पैसे लग रहे हैं। कि जो हमारे यहाँ एक मायूसी है इस वक्त मुल्क पे, और जो एक हमारे यहाँ जो नेगेटिविटी हर आदमी में आ गई है, जो अपोजिशन भी जो बातें करती है वो एक हद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात पे चली जाती है, जिससे वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखिए, अगर हम अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि सबसे पहले पाकिस्तान, फिर आवाम, फिर हम, ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान है तो हम हैं। जी फिर बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसान इकबाल साहब ने एक आर्टिकल लिखा है खलीज टाइम्स में, वो आज ही के दिन लिखा गया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बहुत ही हार्डेस्ट हिट हुई है पाकिस्तान को, जो फ्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, और अभी तक हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो क्या समझते हैं इस टाइप की प्ली जो है वो पूरी दुनिया क्या देखेगी, उसको समझेगी कि हाँ वाकई इसमें है? क्योंकि 1/3 ऑफ जो एक जोग्राफियाई अगर हम उसकी बात करें उसके ख़त्ते की, तो 1/3 ऑफ द एरिया वो फ्लड की जद में आया है। देखिए जनाब, आज का जो पॉजिटिव मूव बनी है, आज जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमने देखा है, तो उससे तो हमको ये लगता है कि दुनिया ने इसको देखा है और इसको उन्होंने सीरियस लिया है। अगर हम ये देखें कि अगर जो दुनिया में 7वें 8वें नंबर के मुल्क हैं, जितनी उनकी आबादी है उससे ज़्यादा हम डिस्टर्ब हुए हैं, हमारी आबादी जो खुले आसमान के नीचे पड़ी है। और जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि हमारी रेलवे लाइन, हमारी सड़कें, हमारी ज़राअत, हर चीज़ तबाह है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। जी। और अभी तक जो पानी है वो समुंदर उसको कबूल करने को तैयार नहीं है और वो पानी एज इट इज़ खड़ा हुआ है। हालांकि ये एक बड़ी नई बात है। अब दोबारा से मज़ीद अब तो दोबारा ये होने जा रहा है कि अब दोबारा से बारिशों का मौसम आ गया है, फिर आगे फ्लड आने का है, क्योंकि 4-6 माह हो गए, अगले 4 महीने में फिर ये होना है। तो दुनिया ने ये देखा और उसको मज़ीद देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कोई आफत आती है तो हम भी उसको देखते हैं। पाकिस्तान जो भी अपने तौर पे कर सकता है वो करता है, चाहे उसमें ईरान हो, इंडिया हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो। हम अपनी बसात से बढ़ के हमने हमेशा हर जगह काम किया है और इसी तरह ये एक दूसरे की दुनिया में कोऑपरेशन के साथ चलते हैं मामलात। तो जो एहसान इकबाल साहब ने कहा है, नो डाउट कि हमारे लिए इन हालात में ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और एक बहुत बड़ा हमको हमारी इकनॉमी को, हमारी ज़राअत को, हर चीज़ को इसने डिच किया है। और फिर ऊपर से हमारी जो इकनॉमिक कंडीशन है जो इस वक्त, उसकी वजह से हमारा ये इसका 4-6 टाइम इम्पैक्ट आया है। अगर कोई और मुल्क हो, मैं ये समझता हूँ वो इतनी जल्दी से नहीं समझ सकता था। कोविड, इन्फ्लेशन, फ्लड, बैक टू बैक चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं, तो
राइट। लेकिन पाकिस्तानी जो कौम है बहुत ज़्यादा चैरिटी करती है और बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है। जैसा आपने कहा, नेगेटिविटी भी इतनी है इसमें और पॉजिटिविटी भी इतनी है कि अगर ये आते हैं तो चार्ज हो जाएं तो फिर इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। राइट। तो इसलिए हमने ये देखा कि जो फौरी रेस्क्यू था, बहुत बड़ी इमदाद लोगों को मिली। हाँ, अब बात है इनकी दोबारा रिहेबिलिटेशन की, इनको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उसके लिए हमको एक बहुत बड़ा फंड चाहिए। तो वो दुनिया की इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन अब आज की जो जेनेवा में के जो रिजल्ट्स आए, उससे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए और हमारी इकनॉमी भी, मैं समझता हूँ, बेहतरी की तरफ जाएगी। राइट। जाहिद साहब प्लीज़ इसके अंदर ऐड ऑन कीजिए। एक तो ये कि IMF से भी मुलाकात मुतवक्के है। कहा यह जा रहा था कि कल से ही ये एक हम सुनना शुरू हो गए थे, न्यूज़ बनना शुरू हो गई थी कि IMF मिलेगा। अगर जेनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, तो IMF भी देख रहा है। सो IMF की पहले ही कंडीशंस इतनी टफ हैं, हम पहले ही प्रोग्राम को फुलफिल करके पूरे नहीं पड़ रहे। अब आप समझते हैं कि अगर जेनेवा के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दे नो दैट कि हम किस वजह से यहाँ पर आए हुए हैं, हमने क्या डिज़ास्टर्स सिचुएशन अभी बढ़ती है। तो आप समझते हैं कि IMF को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि अब थोड़ा सा वेव ऑफ कर दे पहले का। उसे पता है कि ये इंटरेस्ट है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल अमाउंट बेसिकली। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो हमारा असल में IMF के बारे में बड़ी नेगेटिव हमारे यहाँ पिक्चर चलती है। IMF है क्या? IMF वो बताता है हमें कि जो हमारा एक्चुअल ब्लूप्रिंट है, जो हमारी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी ECG रिपोर्ट्स हैं, वही वो हमें बता रहा होता है कि भाई आपके ये मामलात हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, जिसको आपने ठीक करना है। अच्छा, वो चीज़ें जब तक हम उनको फिक्स ना करें, जो हमारे मईशत के प्रॉब्लम्स हैं, यानी ऊपर से अगर आप किसी कंटेनर में पानी डालते जाए, नीचे उसमें छेद और वो निकलता जाए, तो कोई भी अक्लमंद आदमी होगा कहेगा पहले छेद बंद करो। तो IMF जो है वो हमें वो सोल्यूशन बताता है कि भाई आपको ऊपर से जो हम पैसे डालेंगे तो वो नीचे से लीक हो जाएंगे, तो उसको पहले आप ठीक कर लीजिए। तो IMF जस्ट वही चीजें हमें बता रहा होता है। लेकिन वो देख भी तो रहा है ना कि हमारे पास फ्लड की इतनी नेचुरली एक डिजास्टर है। वो यही कहा है उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी आपने जो फ्लड के हवाले से जो भी आपने रिहेबिलिटेशन करनी है उसका भी प्लान बताइए कि उसमें आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेंड करने जा रहे हैं, उसकी आपकी क्या नीड्स हैं। फिर उन्होंने वर्ल्ड से भी अपील की, IMF की, कल ही मैं पढ़ रहा था, उन्होंने वर्ल्ड से भी अपील की है कि इसको पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करनी चाहिए। तो अब जो साइड लाइन में उनकी मीटिंग होने जा रही है जी, तो उसमें उन्होंने यही उनसे कहा है पाकिस्तान से, और पहले भी उनसे डिमांड की है कि भाई आप 300 अरब रुपए के नए टैक्स लगाइए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप अपना टैक्स बेस को एक्सपेंड कीजिए ताकि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आए। और क्यों है कि हम खित्ते में तकरीबन सबसे ज़्यादा कम हमारा टैक्स टू GDP है। लेकिन सर फिर वही टैक्स पेयर्स जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लग जाएगा। वो फिर हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है। IMF तो कहता है कि जी आपको 7100 अरब रुपए का हमने टारगेट दिया था जो शायद अचीव नहीं होने जा रहा, तो लिहाजा आप इसको बढ़ाइए ताकि आपका 7100 पूरा हो जाए। अब जाहिर है कि अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगा तो आप ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनको कैसे मीट आउट करेंगे। तो लिहाजा उनकी जो डिमांड्स हैं वो अपनी जगह है। फिर एक चीज़ वो ये भी कह रहे हैं कि जी आप अपने बिजली के लाइन लॉसेस कम कीजिए, बिजली की थेफ्ट को कम कीजिए। अब इसमें बताएं कौन सी गलत बात है। इसी तरीके से हमारी जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, वो पिछले 25 सालों से लॉसेस कर रही हैं और हर साल उन्हें हम पैकेज दिए चले जा रहे हैं कि बेल आउट पैकेज देते हैं। तो इसमें कौन सी गलत बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई इसको ठीक कीजिए और इसको फिक्स कीजिए। ये चीज़ें देखें हमें जल्द या बदेर करनी होंगी और इन्हें ठीक करना होगा। लेकिन सर इन अगर थोड़ी सी तमाम चीज़ों को थोड़ा सा वास्ट विजन करके देखें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि हम IMF की डिक्टेशन पे भी तो चल रहे हैं। हाँ। चाहे हम अगर इंटरेस्ट रेट को देखें, पॉलिसी रेट हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, 16% ऑलरेडी हो गया है। तो किसी भी डॉक्टर की आपको डिक्टेशन पे तो चलना ही पड़ता है ना। आप डॉक्टर के पास जाएं भी और फिर उसका नुस्खा फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दें तो फिर आप ठीक कैसे होंगे। तो बात यह है कि वो चीज़ें जो बता रहे हैं वो यही तो बता रहे हैं कि हमें अपनी इकॉनमी को फिक्स कैसे करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी इकॉनमी को फिक्स करना चाहिए। हम अपनी इकॉनमी को फिक्स करेंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे। हम कब तक ये कशकोल लेके इधर उधर भागते फिरेंगे। पिछले साल की मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि पिछले साल हमने सिर्फ अपना GDP रोज़ी दिखाने के लिए, हमने 6% दिखाने के लिए हमने 80 अरब डॉलर की इम्पोर्ट्स कर ली। अब ये गवर्नमेंट बेचारी अगर उसको फिक्स कर रही है और ये सोच रही है कि जी हमारी इनकम तो है 55 अरब डॉलर और हम 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कैसे कर लें,
तो लिहाजा वो अगर उसको फिक्स कर रहे हैं और इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेन तो कर रहे क्रिटिक्स भी हैं, कर तो अब लोग वो दे फिर रहे हैं उस पर भी आपको। क्रिटिसिज्म है। जाहिर है कि मुल्क में किल्लत हो रही है चीज़ों की, मुल्क में हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो भी अपनी क्रिटिक्स भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन बात यह है कि कोई हल तो निकालना है ना, हमने अपने पैरों पे खड़े होना है, वरना फिर क्रिटिक्स बता दें कि जी 20 अरब डॉलर कहाँ से लेके आएंगे। तो बात यह है कि ये चीज़ें हम अपनी फिक्स करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि हम बिजली में लॉसेस कर रहे हैं। अब गैस, हाँ, अभी IMF ने गैस का भी कहा है कि जी गैस में एक नई मद शुरू हो गई है कि 150 अरब रुपए के सालाना लॉसेस उसमें भी शुरू हो गए, तकरीबन 1 अरब डॉलर, तो उसमें भी शुरू हो गए। अब वो कहते हैं जी ये एक नया मुद्दा खड़ा कर लिया आपने, अब इसको भी ठीक कीजिए। तो बात यह है कि हमारे, वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो मईशत की हमारी वो बात है कि हम नए नए हेड उसमें क्रिएट कर रहे हैं लॉसेस के। इन सारी चीज़ों को हमें ठीक करना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हों। लाइन लॉसेस, डैट्स, ये तो एक इश्यूज हैं ही ज़फ़र साहब, लेकिन एक तरफ यहाँ भी ये भी देखा जाता है कि अब आपका ताल्लुक भी एक्सचेंज कंपनी से। आप ये बताइए कि डॉलर कहाँ वैनिश हो रहा है, और डॉलर का जो एक इशू है जो कि अभी ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे भी आ रहा है, मार्केट पे भी आ रहा है। डॉलर की प्राइस जो कि इतनी ज़्यादा, अगर वैल्यूएशन के हवाले से देखा जाए तो रुपये के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड को अगर थोड़ा सा इक्वल किया जाए, जो कि आप और हम दोनों ही डिस्कस कर चुके हैं पहले भी प्रोग्राम से, तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की वो कितनी दिखाई दे रही है, और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान के अंदर इसकी मौजूदगी को का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो कैसे लगाया जाएगा? देखिए जनाब, बात यह है कि जो डॉलर की रेट और डॉलर की डिमांड की बात है, और जो आपने कहा कि डॉलर कहाँ जा रहा है, तो इस वक्त तो डॉलर हमारे यहाँ आ नहीं रहा। और जो हमारा बैंकिंग चैनल था वो उससे पैसा जो निकल के जो है ना ग्रे मार्केट की तरफ और हवाला की तरफ चला गया है, हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। अच्छा। और वो मिसमैनेजमेंट हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो रेट है, रेट को हमने कैप किया हुआ है, इंटरबैंक का भी और ओपन मार्केट का भी, और उसकी वजह से जो ग्रे मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में हम उनके प्रमोटर और फैसिलिटेटर बन गए हैं ग्रे मार्केट वालों को। इस बात गैप ज़्यादा आ गया, आप समझते हैं? गैप ज़्यादा आ गया, एक नई मार्केट डेवलप हो गई। और जो रेमिटेंसेस हैं, इनवर्ड रेमिटेंसेस हों या एक्सपोर्ट्स की पेमेंट्स हों, एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट्स बाहर रोक ली हैं, और जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं वो हवाले से पैसे भेज रहे हैं। क्योंकि इस वक्त 270 रुपये का रेट वहाँ है, 225 रुपये का इंटरबैंक में है। इसके साथ साथ जो दो बड़ी मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं, वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम, वो मेनली यहाँ पैसे उनके ज़रिए आते हैं, वो मज़ीद 10 से 12 रुपये कम देते हैं। तो वो जाके अगर 210 रुपये अगर किसी को मिल रहे हैं और हवाले में 270 मिल रहे हैं, तो वो लाजमी उधर जाएगा। कितना भी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी होगा तो इतना बड़ा फ़र्क 50 रुपये का वहाँ आ गया है। तो इस वक्त ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ पहले एक सिस्टम चल रहा था रीर का, रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट्स, वो वापस बहाल करने की ज़रूरत है। अच्छा। ताकि जो मार्केट्स में 3-4 रेट बन गए वो ख़त्म हो। फिर इसके आपने, साथ मैं साथ यहीं पॉज करूंगी आपको, रेयर का जो आपने कहा है, तो इससे पहले जब ये चल रहा था तो क्या कोई इम्पैक्ट था उसका? जी उसका इम्पैक्ट था। उसका इम्पैक्ट ये था कि एक तो रेट एक था, अच्छा। इंटरबैंक का, ओपन मार्केट का एक ही रेट था, और ग्रे मार्केट तकरीबन ख़त्म हो गई थी जी। और बल्कि एक वक्त ये था कि इंटरबैंक रेट से ओपन मार्केट नीचे थी। आप 4 महीने पहले रिकॉर्ड देख लें तो डॉलर लेने वाला कोई नहीं था। आपके मीडिया में यही बात शोर मच रहा था कि जी डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो उस सिस्टम से ये था कि जब डिमांड आती है तो डॉलर का रेट ऊपर चला जाता है, सप्लाई आती है तो कम हो जाता है। पूरी दुनिया में ये काम चल रहा था। लेकिन अब हमने जो इसको बहुत ज़्यादा स्क्रू कर दिया है, उसकी वजह से ये लीकेजेस शुरू हो गई हैं। और इस वक्त जो डॉलर की डिमांड है एक्चुअल डिमांड से 90% ऊपर है, 90%। ओके। वो इस वजह से कि जो इंटरबैंक में 225 है, ओपन मार्केट में 235 है, वो लोग अगर दिन में $1000 भी इकट्ठा कर ले एक आदमी चल फिर के, तो वो 60-70 हज़ार रुपया बना लेता है। तो अगर हम ये रेट का फ़र्क ख़त्म कर दें तो ये 90% डिमांड ख़त्म हो जाएगी, एक्चुअल डिमांड आ जाएगी। फिर एक सेंटिमेंट्स पैदा हो जाते हैं ना, सेंटिमेंट बन जाते हैं। चलिए, ये रेट का फ़र्क कैसे ख़त्म होगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं।
कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,84,900 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,58,520 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $1,871.41, ऑयल WTI पर बैरल $76.37, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $81.13। करेंसीज में सबसे पहले बाइंग रही यूरो की 242.9, सेलिंग वाज 243.43, यूके पाउंड बाइंग रही 275.83, सेलिंग वाज 276.43, यूएस डॉलर बाइंग रही 227.1, सेलिंग वाज 227.6, चाइनीज yuan बाइंग रही 33.61, सेलिंग वाज 33.69, सऊदी रियाल बाइंग रही 60.45, सेलिंग वाज 60.58, यूएई दिरहम बाइंग एट 62.27, सेलिंग वाज 62.41, कुवैती दिनार बाइंग रही 743.03, सेलिंग वाज 744.67, एंड लास्टली कतरी रियाल बाइंग रही 62.39, सेलिंग वाज 62.53। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन में माइनर से आज दिखाई दिए हैं, साथ साथ गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिद साहब भी। मज़ीद बात करते हैं। जफ़र साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये कि आपने कहा कि इसका रेट एक जैसा कैसे होगा। आज के दिन तो हम इंटर मार्केट और ओपन मार्केट के रेट तो हम सेम देख रहे हैं, फिर क्या इशू है? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। आज भी तकरीबन 10 से 12 रुपए का फ़र्क है। इंटर बैंक है 227 और ओपन मार्केट है 237, और अगर हम ग्रे मार्केट देखते हैं तो वो तकरीबन 270 के करीब है। तो कैसे इक्वल होगा? पैरेलल कैसे किया जाएगा? पैरेलल ऐसे होगा कि हमको इसको ओपन छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि 3-4 माह पहले सिस्टम था। और अगर हमने फ्री फ्लोट छोड़ा तो इसका रेट क्या हो जाएगा? उसका रेट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 250 के करीब। राइट। लेकिन फिर यही बात है कि मार्केट फोर्सेस जो है ना रेट का तयन करती हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी मीटिंग हुई है वज़ीर ख़जाना इकसार डार साहब के साथ। उनको हमने ये ऑफ़र किया है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस वक्त जो मुल्क पे ख़जाने पे बोझ है, रुपए के ऊपर बोझ है, तो हम जो इम्पोर्ट LCs की जो पेमेंट है $50,000 तक की, वो हमारी तरफ डाइवर्ट करते हैं। हम उसका बोझ उठाने को तैयार हैं। जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड में देते हैं तमाम बैंक्स को, इसके अलावा ट्रैवल कोटा देते हैं, एजुकेशन कोटा देते हैं, इमिग्रेशन के लिए देते हैं, और हज उम्रा ज़ियारात के लिए हम देते हैं। तो हमने कहा है हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर हम LC की जो पेमेंट्स हैं, जो LCs खुल चुकी हैं और जो खुलने वाली हैं, अप टू 50,000 तक हम दे देंगे, क्योंकि जो छोटी नंबर LCs हैं वो बहुत ज़्यादा है। छोटी अमाउंट बड़ी जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखे, तो उससे हम महीने का तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह बिजनेसेस भी फ्लरिश करेंगे, उनके अंदर भी कोई हर्डल्स नहीं आएंगी। वेल पॉइंट टेकन। मैं जफर साहब जाहिद साहब से पूछना चाहूँगी। जाहिद साहब प्लीज। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने IMF की बात की, मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बात की। IMF हमको कहता है, हमें गाइड करता है ऐसे ऐसे करो, लेकिन उनको मुझको उनसे एक शिकायत यह है कि वो तमाम बातें करता है, टैक्सेस लगाओ और ये करो और वो करो आवाम पे, लेकिन वो ये नहीं कहता गवर्नमेंट को या पॉलिटिशियंस को कि आप अपने खर्चे कर्टेल करें, आप अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो ख़त्म करें। कहता होगा तो बताते नहीं होंगे। चले वो बात तो अलग है। जाहिद साहब प्लीज़ इसके ऊपर आइएगा। एक तो ये चीज़ कि इन्होंने पॉइंट ये रेस किया है डॉलर के हवाले से। दूसरा, मैं कॉन्फ्रेंस के ऊपर अगेन आना चाहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। IMF से ही कुछ वेव ऑफ की अगर यहाँ पर हो जाए हमें, क्योंकि हर साल हमें रीपेमेंट तो करनी है, हमें हर साल अपने पेमेंट्स को जो है वो आगे लोन की सूरत जो है वो वापस तो करना है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें स्केड्यूल उसका वो रीस्केड्यूल होगा, आप समझते हैं, या फिर उसके अंदर कोई कंसेशंस मिल जाए। एक तो वो बात, और दूसरा ये कि पेमेंट अभी तो $8 बिलियन तक जो है आपने समझा है कि आ चुकी हैं या आने की तवक्कुआत हैं। आगे और क्या फर्दर बढ़ सकता है ये अमाउंट? तकरीबन $8 बिलियन की तो प्लेजेस हैं जो अनाउंस हो गई हैं, और मेरा ख्याल है ये और बढ़ भी जाएगा, 9-10 बिलियन डॉलर पे ये जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये की कि IMF की आपने जो बात की कि IMF जो है वो कुछ रीस्केड्यूल करने की तरफ जाए। बात यह है कि हर साल हमारे यहाँ यही होता है। अभी हमने तकरीबन को 20-22 अरब डॉलर अभी पे करने हैं जो हमारे ड्यू होने वाले हैं, तो वो इसी तरह होता है कि वो रोल ओवर होते हैं। अब इस साल भी रोल ओवर हो जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड, बहुत बड़ा इसमें प्रोवाइडेड है, वो ये है कि आपको IMF की सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपके IMF के प्रोग्राम से जब आप डेविएट कर जाते हैं तो आप, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम होल्ड हो गया या हॉल्ट हो गया। तो जो आपका डोनर है, डोनर तो नहीं कहना चाहिए, जो लैंडर है आपका, तो लैंडर ये समझता है वही वाली बात कि मैं ऊपर से डालता रहूँगा, नीचे से निकलता रहेगा।
तो आईएमएफ उस चीज़ को प्लग करता है कि भाई आपके लॉसेस को आप प्लग करें, तो फिर वो आपको सर्टिफाई करता है। सर जब वो हमारे पास certify- डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो एफएटीएफ ऑलरेडी हमने क्लियर किया है, हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर आए हैं, वो एक बड़ा एक देखिए मुहाज था जो हमने वो थी इलीगल पेमेंट्स जी। और इलीगल रोल ऑफ पेमेंट्स, वो अलग चीज़ थी। लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंसी तो आई है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन तो आई transparency, है ना। वो उस तरफ है कि आपकी जो इलीगल पेमेंट्स थी जो टेररिज्म में इस्तेमाल होती है, वो आपने उस चीज़ को सफिशिएंटली हैंडल कर लिया। अब जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आपने एक अलग अपने challenge है। कंट्री को इकोनॉमिकली कैसे वाइबल करना है, तो उसको वाइबल कैसे करना है, उसके लिए जो हमारी माइक्रो मैनेजमेंट है, उसके लिए आईएमएफ हमें ये कहता है कि ये चीज़ें जहाँ पे आप लॉसेस कर रहे हैं इसको आप प्लग कर लीजिए। तो जाहिद साहब आप अच्छा, कितने अब अरसे जब के वो टाइम में देख रहे हैं? जब हमें वो सर्टिफिकेशन आईएमएफ की तरफ से, हम असल में ये हम बड़ा समझते हैं, दिलेरी समझते हैं कि जी आईएमएफ की हम बात नहीं मानेंगे, आईएमएफ को ये कर लेंगे, आईएमएफ को। नहीं, हम अरे बात मानेंगे लेकिन हम ग्रोथ भी तो देखें ना, हमारे घर नहीं, के अंदर बात ये है- की बात है तो हम बाहर वाले की नहीं, जब सुनते नहीं, हैं ग्रोथ एक अलग चीज है, लॉसेज एक अलग चीज है, ठीक है। हम जो लॉसेस कर रहे हैं उसको प्लग करेंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे ना। ग्रोथ का इसका तो मतलब यह है कि हम जो ग्रोथ करते हैं वो भी जाया करते हैं। तो आप पहले लीकेजेस को प्लग करते हैं तो आपकी ग्रोथ भी सस्टेनेबल होती है, और आपके पास जो भी इनकम आती है या एड आती है या लोन्स आते हैं वो भी आपके ज़ाया नहीं होते। तो इसलिए सबसे अहम बात यह है कि आप इन चीज़ों को ठीक करें। डॉलर की अभी बात हो रही थी, जी। देखिए डॉलर के जो इस वक्त 3-4 किस्म के रेट चल रहे हैं, इसका तो एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप डॉलर को ओपन कर दीजिए। अब आप चूहा जो है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेगा तो खतरा तो नहीं टलेगा, वो खतरा तो हमारे सर पे मौजूद है, और इस तरह मौजूद है कि जो हमने 227 हमने इंटरबैंक रेट रखा हुआ है वो ग्रे मार्केट में 260 हो गया है, ठीक। तो अब 27 और 60 और का इतने डिफरेंस, प्यार करने वाले लोग जो पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं फिर भी वो नहीं ग्रे देखिए, चैनल इसमें यूज कर प्यार रहे हैं। एक छोड़ दीजिए, प्यार की बात एक सर अलग क्यों है। छोड़ दीजिए, जब आप देखिए, क्रिटिसिज्म जब आप- करते हैं तो उस नहीं, वक्त भी तो आप इस नहीं, चीज को नहीं, ज़हन में नताशा, रखते हैं जब ना। आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं फिर उसमें प्यार नहीं आता, प्रोफेशनलिज्म में प्यार नहीं आता। प्रोफेशनलिज्म में प्यार वही होता है कि जो आप चीज़ को ठीक करें, चीज़ को फिक्स करें। आप अपने बच्चे के साथ कितना आपको प्यार होता है, लेकिन आप उसको भी डांट डपट के स्कूल भेजती हैं कि नहीं तुमने स्कूल जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह है, वो हमें ठीक करनी है। आज आप डॉलर को आज़ाद कर दीजिए, डॉलर बेशक 250 पे चला जाए, इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बढ़ जाए, उसके लिए साथ साथ आपको एफबीआर का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। इस वक्त जो आपको 300 अरब रुपए का डिप आ रहा है, इससे भी आपका रेवेन्यू पूरा नहीं होना। जाहिद साहब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन की सूरत हाल मैं है, वही गुजारिश उसमें कर रहा हूं। इन्फ्लेशन भी देखिए, है। मैं बताता हूं, मैं आप उसका- अगर दरवाजा घर के बाहर जाने वालों के लिए बंद कर देंगे तो अंदर आने वाले भी तो इसी से ही मैं आएंगे ना। उसी से बात कर रहा हूं कि जब इंटरनेशनल रिसेशन है तो आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है। आपको पता है कि इस साल 31 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट की बजाय इस साल होनी है आपकी 26-27 अरब डॉलर। जी। 4-5 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट में डिप आनी है, 4-5 अरब डॉलर की आपकी फॉरेन रेमिटेंस में डिप आनी है। तो ये तकरीबन जाके 8-9-10 अरब डॉलर की आपको डिप आनी है। पिछले साल आपकी जो 62 अरब डॉलर की इनकम थी, इस साल वो 52 अरब डॉलर होगी। तो 10 अरब डॉलर जो है वो आप सिर्फ इस वजह से अपना लूज कर रहे हैं कि आपने डॉलर को पकड़ा हुआ है। अगर आप डॉलर को रिलीज कर देंगे तो 10-12-15 अरब डॉलर आपको मजीद आ सकता है। उसके लिए क्या होता है, देखें, जब रिसेशन होता है, जब किसी की कोई चीज़ बिकती नहीं है तो वो एग्रेसिव मार्केटिंग करता है। तो हमें आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपनी एक्सपोर्ट को एक जगह से आगे ले जाना है, 31 Next से level पे आगे लेके लेके जाना है नेक्स्ट। तो उसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्टर को कहना होगा कि भाई तुम और ज़्यादा सेल करो, और ज़्यादा डिस्काउंट दो, और ज़्यादा, जैसे सेल नहीं लगती मार्केटों में तो इसीलिए लगती है ना कि वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए। तो हमें वो एग्रेसिव मार्केटिंग बनानी होगी ताकि हमारी चीज़ें बेहतर हों। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके लिए भी हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करनी होगी ताकि हमारे पास पैसे ज़्यादा आएँ। तो जब हमारे पास पैसे ज़्यादा आएंगे, डॉलर ही की तो किल्लत है ना, तो वो जब हम तो वो रेयर फार्मूला जो कि ऑलरेडी जफर साहब ने कहा है, उसी फार्मूला को अगर पुट किया जाए तो हमारे जो तो एक जब इश्यूज बिल्कुल हैं, ऐसी है, जब हम डॉलर को यहाँ पे थोड़ा स्लोप क्रिएट करेंगे तो डॉलर ज़्यादा आएंगे ना। तो हमें यहाँ पे स्लोप क्रिएट करनी चाहिए, लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी चाहिए ताकि डॉलर ज़्यादा आए। अच्छा, जब डॉलर हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो हमारे पास फिर उसके बाद फिर इसका ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आएगा कि फिर डॉलर की कीमत नीचे आनी शुरू होगी। पहले तो हमें जब डॉलर को फ्री करेंगे तो थोड़ा सा पैनिक होगा, हो सकता है एकदम वो शूटअप हो के 300-350 पे भी जाए। फिर उससे प्राइवेट कतन मीडिया को एक नया एजेंडा मिल कोई जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और अहम बड़ी बात है, वो क्या है कि जब आप डॉलर को फ्री करेंगे तो आपके एफबीआर के रेवेन्यू तकरीबन 1100 अरब रुपए बढ़ेंगे।
वो, और आपको जो अभी 300 अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं, आपकी उससे भी जान छुट जाएगी। जब 1100 अरब रुपए के आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे आप जो गरीब आदमी है उसको आप ये जो आटे की लाइनें लगी हुई हैं बिल्कुल, उसकी बजाय आप उसको कैश से डायरेक्ट सब्सिडी दें। ये आटे सस्ते बेचने से मसला हल मसला हल नहीं होगा। मसला होगा हल जब आप पॉलिसीज अच्छी बनाते हैं। मैं लास्ट मिनट से मैं जफर साहब आपसे भी और जाहिद साहब आपसे भी जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा अगर इकोनॉमी से हट के हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो वो बड़ी आज अब की बार हमें बड़ी जानदार, बड़ी ही ज़बरदस्त दिखाई दी है। जफ़र साहब ये देखेंगे आप कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने पहले भी यूनाइटेड नेशन में बड़ा अच्छा खिताब किया, अभी भी उनकी कोशिशों से जब एंटोनियो गुटेरेस आए उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पूरी दुनिया को एक मैसेज गया। इसके बारे में बताएं कि रीजनल कनेक्टिविटी या फिर हम अगर थोड़ा सा ये देखें कि बायलैटरल रिलेशन के हवाले से बात करें तो फ्यूचर में हम क्या विटनेस करने वाले हैं? देखिए जनाब, जो पिछली गवर्नमेंट में जो हम एक आइसोलेशन में चले गए थे जी, हमारा मुल्क बिल्कुल वो- अलग थलग जी अकेले। बिल्कुल अलग थलग और सिवाय जज्बाती बातों के और कुछ नहीं था। वो अब लग रहा है कि हम वापस कनेक्टिविटी में आ गए इंटरनेशनली। ख़ासतौर पे इसके अंदर जो हमारे यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा है उनका भी बड़ा रोल है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी आई है कि जी वो रुकते नहीं हैं। तो ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा का काम ही यही है, बाहर जाना और कनेक्शन बनाना और अपने जो ताल्लुकात हैं उनको ठीक करना। तो ये जो आज जेनेवा में हुआ है और उसके अंदर जो तकरीबन $8 बिलियन की जो वादे हुए हैं, वो जब पैसे आएंगे तो आप देखिएगा एक मुल्क में पूरा माशी तौर पे भी एक रिवाइवल आएगा। आपकी इंडस्ट्री स्टार्ट होगी जो अभी बंद हो रही है। ये सब की सब जो चीज़ें हैं, ऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन की सूरत हाल है वो उससे निकलेंगे हम flourish हो और जाएगी। आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। और ये जो एक डिप्रेशन की सूरत हाल है, और जैसा मियाँ साहब ने कहा कि बजाय आटे की लाइना ये कोई हल नहीं है। आप डायरेक्ट कैश पेमेंट दें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। और अगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डॉलर का रेट बढ़ने दें, बढ़ेगा भी, नीचे भी आएगा। आपको अपनी लीकेजेस बंद करनी है और कंट्रीज की भी एग्जांपल्स और मौजूद हैं जो हमारे पास। टैक्स आपने जो कलेक्ट करना है वो नए टैक्स पेयर तलाश करें। पहले वालों पे आप डीम टैक्स लगा दें और एडवांस सुपर टैक्स लगा दें तो ये तो आप उल्टा लोगों को डिसहार्ट कर रहे हैं, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो अपनी पॉलिसीज़ को ओपन करें और दरवाजे लोगों के लिए खोलें। और जैसे कि एक और बात है, ख़ास तौर पे जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हुकूमत ने इतनी पाबंदियाँ लगाती हैं ख़रीदने पे, तो मैंने मेरा कहना यह है जब आप किसी को ले जाने नहीं देंगे तो आपके मुल्क में लाएगा कौन। तो इसी तरह जो ओवरसी पाकिस्तानी हैं और जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें ताकि वो मैक्सिमम डॉलर लेके आएँ। इसके साथ साथ मेरा कहना यह है कि आप इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ टैग करते हैं। जो $1 लाख की एक्सपोर्ट करे उसको $2 लाख की इंपोर्ट की इजाजत दें ताकि वो नई मार्केट्स तलाश करे और उसको कमर्शियल इंपोर्ट को फिल वक्त लाइसेंस बंद किया जाए, एक्सपोर्टर को कहा जाए। वन लाइनर सर प्लीज, वी आर रनिंग आउट ऑफ बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत नई नई चीज़ें आ चुकी हैं इस दौरान में। और ये जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब हो रही है या पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, कतई डिफ़ॉल्ट पे पाकिस्तान नहीं जा रहा। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छी होने जा रही है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमें पैसे भी आ जाएंगे, हमें IMF भी आ जाएगा और हमारी इकॉनमी भी ठीक होने जा रही है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लेजेस हुए हैं ये तकरीबन $3 अरब साल की हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो $3 अरब कम नहीं होता, ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिकली उससे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। वेल, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर वंडरफुल। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जफर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान की जो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस है जेनेवा के अंदर, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लास्ट ईयर की जो एक इशूज़ हैं उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं और साथ साथ हमारे आने वाले दिनों के लिए जो क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग है उसको भी एड्रेस करें। तो ऑब्वियसली येस कि इसके ऊपर काम होगा और आने वाले दिन बेहतर होंगे। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।